Bismillahirrahmanirrahim. Come towards the next chapter, extraction of metals. Chapter number 9. The next one again, that is almost cramming. रट्टा है, याद करना है और रिपोर्ट करना है. Number 1, you know this is a chart, a pie chart of different metals and non-metals. Can you see me after watching it clearly and carefully? Which one element is most abundant in this universe or in this world? Element mean metal, metallic element. कौन सा मेटल जो सबसे ज्यादा दुनिया में पाया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट? माहिर अहमद खामोश. सिलिकॉन इज नॉट अ मेटल. एल्यूमिनियम. कब? दिल में. एल्यूमिनियम, देन आयरन, देन आई थिंक कैल्शियम, फिर सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम एंड देन अदर मेटल्स. ये बात आपने याद रखनी है. हो सकता है इन द नेक्स्ट टॉपिक आपसे पूछी जाए, या आपको मालूम होना चाहिए. क्वेश्चन वो पूछते हैं कि एल्यूमिनियम महंगा क्यों है, कॉस्टली क्यों है. उसमें वो ऑप्शन देते हैं वो दुनिया में कम होता है या उसको एक्सट्रैक्ट करने में ज़्यादा टाइम और कॉस्ट आती है वगैरह वगैरह वगैरह. तो ये जर्नल एक पिक्चर है. इट मस्ट बी इन योर माइंड अबाउट दीज मैटर्स. नाउ कम टुवर्ड द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल वंस अगेन. आप पहले पढ़ चुके हैं वैसे. मेटल होता क्या है? अ सब्सटेंस दैट इज हैविंग मेटालिक बॉन्डिंग. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर मेटालिक बॉन्ड हो उनको हम मेटल या मेटल्स कहते हैं. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट. इन दो मेटल के अलावा बाकी तमाम मेटल सॉलिड होते हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं. उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. स्ट्रक्चर ऑफ अ मेटल हम बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं ये सारी बातें. इसके अंदर बेसिकली मेटल के पॉजिटिव आयंस होते हैं और बाहर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टैटिक पॉजिटिव आयन. पॉजिटिव आयन और बाहर घूमते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप होती है उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं. इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा करना आना चाहिए. अक्सर इसका स्ट्रक्चर ही पूछते हैं तो वो बाद में देखेंगे. अभी मैं जनरल मेन पॉइंट्स रिवाइज कर रहा हूं कि मेटल्स क्या हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं. मेटल्स कैन मेक अलॉयज. ये क्या होते हैं? दीज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल, टू मेटल्स, थ्री मेटल और वन मेटल एंड अदर नॉन मेटल. यानी कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसमें एक मेटल लाजमी उसको अलॉय कहते हैं. हो सकता है दूसरा भी मेटल हो सकता है दूसरा मेटल ना हो. स्टील की एग्जांपल है जिसमें आयरन और कार्बन होते हैं. तो इसमें देयर इज नो एनी अदर मेटालिक एलिमेंट. इसमें कोई और मेटल नहीं है. द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास ब्रास, स्टेनलेस स्टील, दीज आर कॉल्ड अलॉयज. नहीं. एनी मेटल above hydrogen in their activity series can react with acid, alcohol and steam. कोई भी ऐसा मेटल जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव हो वो एसिड से रिएक्ट कर सकता है, वो पानी से रिएक्ट कर सकता है, वो अल्कोहल से रिएक्ट कर सकता है. ये तीनों नंबर्स आपने याद रखने हैं. तीनों नाम. आई एम सॉरी. मेटल्स की अपीयरेंस कैसे होती है? अपीयरेंस का मतलब होता है कलर और स्टेट, दो चीजें.
जितने भी मेटल हैं सारे कैसे दिखाई देते हैं? सिल्वरी ग्रे या सिल्वर ग्रे या खाली ग्रे भी लिख सकते हैं आप। तमाम मेटल ग्रे कलर के होते हैं एक्सेप्ट टू मेटल्स, नंबर 1 कॉपर, नंबर 2 गोल्ड। कॉपर का कलर पिंकिश ब्राउन होता है और गोल्ड का कलर गोल्डन होता है। बाकी जो भी मेटल आपसे पूछे आपने लिखना है ग्रे। ये सिंपल मेजर मेन पॉइंट्स हैं। यहां तक कोई चीज आपको समझ ना आई हो प्लीज लेट मी नो। नहीं नहीं पूछेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जनरल, आई मीन मैंने आपको बोला है कहां कहां पर उसकी एप्लीकेशन थी मेटल की। और वंस अगेन मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, दे कैन बी क्रश्ड विदाउट ब्रेकिंग। ये नाम लिखे खैर है। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग, नंबर 2 they are malleable. What do you mean by the malleable? They can be hammered into different sheets, thin पतली sheets बनाई जा सकती हैं। So malleability या malleable का वर्ड बार बार कहेंगे, पूछेंगे आपसे। It is the physical properties of metal. Physical property of the metal is malleable. वो उन्हीं दो के अलावा बाकी तमाम metals usually they are malleable. जब आप इनके ऊपर हैमरिंग करेंगे, इनके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस प्रॉपर्टी को, किसी भी मेटल की इस खूबी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज दे आर डक्टाइल। इनसे वायर्स बनाई जाती हैं। गोल्ड स्मिथ जो ये हमारे पास जो घर में वायर हैं ये वाले, या गोल्ड स्मिथ जो आई मीन डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, वो पहले एक लेयर सेपरेट करते हैं। तो आई मीन यू कैन चेंज मेटल्स इनटू डिफरेंट साइज ऑफ वायर्स, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। आप मेटल को हिट करें उस पर आवाज आती है, इट इज कॉल्ड सोनोरस, जो साउंड पैदा करते हैं। सो जब आप इनको किसी सॉलिड चीज से हिट करेंगे, इनमें वाइब्रेशन होती है और दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू जनरेट रिंगिंग नॉइज, साउंड जनरेट करते हैं। दे आर शाइनी व्हेन पॉलिश्ड। अगर आप इनको पॉलिश करें तो ये चमकदार हो जाते हैं। दे बिकम हार्ड एंड ब्रिटल इन फॉर्म ऑफ अलॉयज, बता चुका हूं मैं पहले आपको। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। घर में खाना पकाने के यूटेंसिल्स भी मोस्टली वी आर गोइंग टू यूज ऑफ एल्यूमिनियम, मेटल है वो एक। अब शायद ग्लास यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले शुरू से ही ज्यादातर एल्यूमिनियम यूज होता है या आयरन यूज होता है। जो बड़ी बड़ी देगें देखी होंगी आपने, देग पकती है, दैट इज मेड अप ऑफ आयरन। तो इनमें से बिजली भी गुजर सकती है और हीट भी गुजर सकती है। हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी। इनको आप उठाएंगे या आपको भारी फील होंगे, इट मीन्स दैट दे आर गोइंग टू हैव हाई डेंसिटी, या इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। नाउ कम टुवर्ड द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्टेबिलिटी एंड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आप किसी कंपाउंड को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है कंपाउंड, स्पेशली दैट इज हैविंग मेटल। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो डिकम्पोज होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हीट करने पे जाके डिकम्पोज होते हैं। दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन अ कंपाउंड इज हीटेड इट मेल्ट्स एंड फाइनली डिकम्पोजेस। और डिकम्पोज होने के बाद इट विल चेंज इटसेल्फ इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स। ये डिफरेंट कंपाउंड्स में या डिफरेंट ग्रुप में अपने आप को, डिफरेंट एलिमेंट्स में अपने आप को चेंज कर सकता है। दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मीन हीट, डिकम्पोजिशन मीन चेंज इन कंपोजिशन। जो पहले बनावट थी, जो पहले फार्मूला था, वह बदल गया है। कोई ऐसा कंपाउंड बन गया है, 1 2 3 4
जिसका फार्मूला नया है उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। एक स्लोगन आपने याद रखना है, वो क्या? कंपाउंड्स ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल आर मोर स्टेबल टू हीट। मोर रिएक्टिव द मेटल, मोर स्टेबल इट्स कंपाउंड। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है इस चैप्टर में, तो वैसे ही याद करनी पड़ेगी, मैंने आपको पहले भी याद करवाई थी चैप्टर नंबर 4 में इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, अब भी याद हुई है सेम। अब आपने हिफ्ज करनी है, अब तक याद हो जानी चाहिए थी वैसे, आपको रटनी है आपने, और रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आपने इक्वेशंस लिखनी होगी, देखनी होगी, ये आपको लाजमी आना चाहिए। नाउ कम टुवर्ड्स द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। नंबर 1, हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ग्रुप 1 के अलावा जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं except group 1, all hydroxide decomposes into 2 compound, one is MgO and other one is steam, water। इक्वेशन नोट कर लें, लिख लें अपने पास। यहां मैग्नीशियम की जगह कुछ भी लिखा हो एक्सेप्ट ग्रुप 1 मेटल्स, ग्रुप 1 के अलावा कोई भी मेटल का हाइड्रोक्साइड जब आप उसको हीट करेंगे ये थर्मली डिकम्पोज हो जाएगा, 2 कंपाउंड बनाएगा, हमेशा इसी तरह के बनाएगा। नंबर 1 ऑक्साइड, नंबर 2 वाटर बनाएगा, वाटर वेपर्स। ग्रुप 1 वाले ब्रेक नहीं होंगे, बिकॉज क्यों ग्रुप 1 वाले डिकम्पोज नहीं होंगे? Why group 1 elements are not going to decompose themselves? Let me change my directions ताकि मैं आपको भी पढ़ा सकूं। Why? Absolutely wrong. कोई और सजेशन? More reactive the metal, more stable its compound. सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन से हैं प्रोडक्ट टेबल में? ग्रुप 1 वाले। काश आपने मेरी बात गौर से सुनी होती, काश आप पढ़े लिखे होते तो ये चीजें आपको याद हो जाती। एक और एग्जांपल लिखिए। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू डिकम्पोज जिंक हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा? होते ही नहीं है। आम बंसन बर्नर के ऊपर, जिसको चूल्हा बोलते हैं हम, उसके ऊपर हीट करने से वो टूटते ही नहीं है, मेल्ट हो जाएंगे लेकिन पड़े हुए नहीं, अपना फार्मूला चेंज नहीं करेंगे, कोई और कंपाउंड नहीं बनेगा। जिंक हाइड्रोक्साइड ब्रेक होगा या नहीं? होगा। क्या बनाएगा बताइए? गुड, ZnO plus H2। गुड, यू डिड इट। ऑक्साइड को छोड़ दें, अभी आपके सिलेबस पे नहीं रहे, कार्बोनेट्स पर आ जाएं। मेटल हाइड्रोक्साइड का आपने देख लिया, अब मेटल कार्बोनेट कैसे टूटते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा। बताइए, बोलिए प्लीज। छोड़िए आपने कौन सा लिखना था। देखिए, again I am going to write sodium carbonate and the second one is magnesium carbonate। दोनों को मैं हीट कर रहा हूं, इनमें से एक कंपाउंड ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा, दूसरा नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? ऊपर वाला नहीं होगा। गुड, नो डिकम्पोजिशन। नीचे वाला डिकम्पोज हो जाएगा स्लोली ग्रेजुअली, लेकिन होगा जरूर। क्या बनाएगा? H कहां से आएगा? क्या बनाएगा? MgO plus CO2। So metal carbonate except group 1 can be decomposed by heating। ग्रुप 1 का कार्बोनेट ब्रेक नहीं होगा, बाकी कोई भी मेटल हो ब्रेक हो जाएगा। मेटल कार्बोनेट, सॉरी, CuCO3 है, मैं इसको हीट करना चाहता हूं, क्या ये डिकम्पोज होगा? होगा।
क्या बनाएगा? शाबाश। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर कार्बोनेट? ग्रीनिश ब्लू या ब्लू, चलें, कोई मसला नहीं है। आप ब्लू लिख दें, ग्रीनिश ब्लू लिख दें, चलेगा। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड? दिस वन। नो, ब्लैक, नीग्रो ब्लैक। याद रखना है ये ब्लैक सॉलिड है। कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक सॉलिड। गॉट इट? ग्रुप 1 का कार्बोनेट नहीं डिकम्पोज होंगे, नहीं टूटेंगे, बट द कार्बोनेट ऑफ अदर मेटल्स will decompose themselves into two portions. Number 1 oxide, metal oxide. Number 2 carbon dioxide. सीधी सीधी बात है। हाइड्रोक्साइड किस में टूटा था? गुड, इन H2O and ऑक्साइड में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CuOH twice है। I am going to heat it. Will it decompose? थैंक यू। क्या बनाएगा? अगेन ब्लैक सॉलिड बनाएगा और प्लस H2O गैस लिखना है आपने यहां पे। बस स्टीम हीट कर रहे होते हैं, उस वक्त पानी स्टीम की फॉर्म में बाहर आएगा। अब हम आते हैं नाइट्रेट्स पर, द लास्ट वन, डिकम्पोजिशन। नाइट्रेट्स ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर NO3 हो उसको नाइट्रेट बोलते हैं, आपको पता है। अब ग्रुप 1 नाइट्रेट भी टूटते हैं और बाकी अदर ग्रुप आल्सो डिकम्पोजेस। ग्रुप 1 नाइट्रेट डिकम्पोजेस, अदर ग्रुप नाइट्रेट आल्सो डिकम्पोजेस, बट ग्रुप 1 nitrate decomposes into two portions. Two compounds are the two products are formed. Whenever you are going to decompose any other metal, three products are formed. पहली बात तो आपने ये याद रखनी। फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन जल्दी टूटेगा, कौन मुश्किल से टूटेगा, वो भी आपसे पूछते हैं। एक मेरे पास है मैग्नीशियम कार्बोनेट वर्सेस जिंक कार्बोनेट। सेम सैंपल है दोनों का। लेट्स सपोज दोनों के 100 ग्राम ले लें, दोनों को डिकम्पोज करें, दोनों डिकम्पोज होते हैं, कौन जल्दी डिकम्पोज होगा? क्वेश्चन। सही बोला था। पजल क्यों हो गए हो यू मिस्टर हाशिम? इधर कहां से आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट? मोर रिएक्टिव द मेटल, मोर स्टेबल इट्स कंपाउंड। जिद्दी होगा वो आपकी तरह, वो टूटेगा नहीं आसानी से। कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है यहां पर? Mg, मैग्नीशियम मेटल इज अ मोर रिएक्टिव मेटल। ये देर से टूटेगा, ये फौरन डिकम्पोज नहीं होगा। जिंक डिकम्पोज, ये बाद में होगा। सबसे पहले कौन डिकम्पोज होगा? जिंक कार्बोनेट। क्यों होगा जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज जल्दी? जिंक कार्बोनेट जल्दी डिकम्पोज क्यों होगा? लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव तो उल्टा जिद्दी होता है, वो तो सौखर डिकम्पोज नहीं होता। लेस रिएक्टिव जल्दी डिकम्पोज होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम वर्सेस जिंक, कौन सा लेस रिएक्टिव है? जिंक। वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। जो मोर रिएक्टिव है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के खड़ा होता है, वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता। तो अब नहीं आ रहा।
जी, मोर एक्टिव द मेटल मोर स्टेबल। स्टेबल मीन वो टूटेगा नहीं, अगर टूटेगा तो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके टूटेगा और सिर्फ 2 हिस्सों में टूटेगा एंड सो ऑन। देखिए जी, मेरे पास है सोडियम नाइट्रेट, आई एम गोइंग टू डिकम्पोज इट। 2 कंपाउंड्स बने हैं, 2 सब्सटेंसेस बनेंगे। अगर इसके मुकाबले में कैल्शियम नाइट्रेट हो 3 सब्सटेंसेस बनेंगे। ये बात, पहली बात आपने नाइट्रेट में यही याद रखनी है। क्या बनेगा पहले केस में? NaNO2 एन ऑक्सीजन। दूसरे केस में क्या इक्वेशन बैलेंस हो गई? अब हो गई। तो ये बात याद रखें, जो कम हिस्सों में टूट रहा है उसका कंपाउंड, उस कंपाउंड का मेटल स्टेबल है, मोर रिएक्टिव है। जो ज्यादा हिस्सों में ब्रेक कर रहा है उस कंपाउंड के अंदर जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव है। वन ऑफ द मोस्ट ऑफनली आस्क्ड क्वेश्चन इन P2, आपसे रिएक्टिविटी सीरीज बनवाई जाएगी ऑन बिहाफ ऑफ दीज रिएक्शंस। यही रिएक्शन गिवन होंगे, वो आपको बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज बनाओ। ये कोई अननोन मेटल आपको दे सकते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि ये मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव लिखें। नंबर 1 रीजन लिखें, आपने ऐसा क्यों लिखा। फिर सुन लें, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स मेक मोर या मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। पहली तो बात ये, जितना मेटल रिएक्टिव होगा कंपाउंड स्टेबल होगा। नंबर 1 स्टेबल मीन वो बिल्कुल डिकम्पोज ही नहीं होगा। नंबर 2, अगर वो डिकम्पोज होगा तो वो 2 हिस्सों में डिकम्पोज होगा, कम पोर्शंस बनेंगे उसके। नंबर 3, अगर वो 2 हिस्सों में भी डिकम्पोज हो रहा है तो हाई टेम्परेचर डिमांड करेगा, ज्यादा टाइम लगाएगा, फिर डिकम्पोज होगा। तो ऑन बिहाफ ऑफ दीज टेस्ट you can distinguish between more reactive and less reactive metals with respect to their compounds. आप कंपाउंड को देख के बता सकते हैं कि इनका मेटल मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। कोई भी इक्वेशन हो, आपने ये तो पैटर्न मैंने बताया, आपने याद करना है वंस अगेन। और इन्हीं में से वो आपसे पूछते हैं, बार बार पूछेंगे। तो मैंने इक्वेशन को हाफ में बैलेंस किया हुआ था, आप हाफ में ही बैलेंस करके लिख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। दैट इज ऑल अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, जिसमें मैंने ओवरऑल 3 आपको बताए हैं।